कभी किसी बच्चे को पूरी तरह से खेल में डूबे हुए देखा है? चाहे वो तकियों का किला बना रहे हों या अकेले कोने में बैठकर अपने खिलौनों से बातें कर रहे हों। ऐसा लगता है जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में है। हम बड़े लोग इसे बस टाइम पास या मौज मस्ती समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मस्ती है या फिर ये बच्चों का सबसे जरूरी काम है? ये एक पहेली है जिसे कई दशकों से मनोवैज्ञानिक सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। खेलना बच्चों के लिए सांस लेने जितना ही स्वाभाविक है, पर ये उतना ही जटिल भी है। आज की हमारी पड़ताल इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेगी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें उन जासूसों मतलब मनोवैज्ञानिकों के काम के बारे में बताते हैं जिन्होंने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की कि बच्चे आखिर खेलते क्यों हैं और ये उनके विकास के लिए इतना जरूरी क्यों है। में बांटता है पुराने यानी क्लासिकल और नए यानी मॉडर्न। मुझे लगता है कहानी की शुरुआत पुराने सिद्धांतों से ही करनी चाहिए। उन्होंने ही हमें इस पहेली के पहले कुछ सुराग दिए थे। हाँ, क्लासिकल थ्योरीज का मुख्य फोकस इसी सवाल पर था कि क्यों बच्चे खेलते ही क्यों हैं। और इसमें सबसे पहले ऊर्जा को लेकर एक दिलचस्प टकराव दिखता है। दो थ्योरीज हैं जो ऊर्जा की बात करती हैं, पर बिल्कुल उल्टी दिशा में। उल्टी दिशा में? ये तो सुनने में मजेदार लग रहा है। हाँ, एक तरफ है हर्बर्ट स्पेंसर जिनकी है सरप्लस एनर्जी थ्योरी। ये थ्योरी बहुत सीधी सादी है। ये कहती है कि बच्चों में जरूरत से ज्यादा ऊर्जा होती है, एक तरह का एनर्जी का ओवरफ्लो। खेल उस फालतू ऊर्जा को बाहर निकालने का एक जरिया है। जैसे एक बोतल में पानी ज्यादा भर दो तो वो छलक जाता है, वैसे ही बच्चों की ऊर्जा खेल के जरिए छलकती है। ये तो हम रोज देखते हैं। स्कूल की छुट्टी होते ही बच्चे जिस तरह चिल्लाते भागते हुए बाहर निकलते हैं, वो बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे दिन भर की जमा हुई एनर्जी को बाहर निकाल रहे हो। और सोचिए, ये थ्योरी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, पर आज के जमाने में ये और भी जरूरी लगती है। जब बच्चे घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं तो उनकी वो सरप्लस एनर्जी कहाँ जाती है? क्या बच्चों का चिड़चिड़ापन या ध्यान न लगा पाना इसी दबी हुई ऊर्जा का नतीजा है? बहुत अच्छा पॉइंट है। ये थियोरी हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल पर एक सवाल खड़ा करती है, पर इसकी एक सीमा भी है। अगर खेल से फालतू एनर्जी निकालने के लिए है तो थके होने पर बच्चे खेलते क्यों हैं? दिन भर खेलने के बाद भी बच्चे बिस्तर पर जाने से पहले कोई शांत सा खेल क्यों खेलना चाहते हैं? हाँ, ये तो है। अगर सारी अतिरिक्त ऊर्जा निकल गई तो खेल बंद हो जाना चाहिए। तो शायद इसका जवाब उस दूसरी थियोरी में है जो आपने कही थी, जो इसके बिल्कुल विपरीत है। निकालने के लिए नहीं, बल्कि काम या पढ़ाई में खोई हुई ऊर्जा को वापस पाने के लिए है। ये एक तरह का रिचार्ज है। जैसे हम काम के बाद म्यूजिक सुनते हैं या टहलने जाते हैं, वैसे ही बच्चे पढ़ाई के बाद खेलकर अपने दिमाग को रीबूट करते हैं। तो एक कह रहा है कि खेल भरी हुई बैटरी को खाली करना है और दूसरा कह रहा है कि ये खाली बैटरी को चार्ज करना है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? यही तो दिलचस्प बात है। शायद दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। जोरदार भाग दौड़ वाले खेल शायद सरप्लस एनर्जी निकालते हैं और शांत कल्पना वाले खेल वो शायद दिमाग को ताजगी देते हैं। लेकिन ये दोनों थ्योरीज भी पूरी कहानी नहीं बताती। ये सिर्फ ऊर्जा के मैनेजमेंट की बात करती हैं, खेल के मकसद की नहीं। यहीं पर दूसरे क्लासिकल सिद्धांत आते हैं। ठीक है, तो अगला सुराग क्या है? अगला सुराग हमारे अंदर से आता है। मैकडूगल की इंस्टिंक्ट थ्योरी कहती है कि खेलना हमारी सहज प्रवृत्ति है। ये हमारे अंदर हार्ड वायर्ड है। जैसे एक बिल्ली का बच्चा धागे के गोले के पीछे भागता है क्योंकि उसके अंदर शिकार करने की सहज प्रवृत्ति है, वैसे ही बच्चे भी अपनी अंदरूनी प्रवृत्तियों के कारण खेलते हैं। जैसे नकल करना, लड़ना, कुछ बनाना या जानना। घर घर खेलना या चोर सिपाही का खेल इसी का उदाहरण है। मतलब खेलना उतना ही नेचुरल है जितना भूख लगना या सोना। ये कोई सीखी हुई चीज नहीं है। पर क्या सिर्फ हमारी अंदरूनी प्रवृत्तियां ही हमारे खेल को तय करती हैं? एक बच्चा जो शहर में रहता है और एक जो गांव में, उनके खेल तो अलग अलग होते हैं। और यही इस थ्योरी की आलोचना का आधार है। ये सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल के असर को नजरअंदाज कर देती है। और इसी सिलसिले में एक और बहुत ही अनोखी क्लासिकल थ्योरी है जो आज भले ही मानी नहीं जाती, पर उसका आइडिया बड़ा मजेदार है। वो है जी स्टैनली हॉल की रिकैपिचुलेशन थ्योरी। ये नाम तो काफी भारी भरकम है। नाम भारी है, पर आइडिया दिलचस्प है। ये थ्योरी कहती है कि हर बच्चा अपने अंदर एक छोटा सा इतिहास का म्यूजियम लेकर चलता है। अपने खेल के जरिए वो मानव जाति के विकास के चरणों को दोहराता है। जब वो पेड़ पर चढ़ता है तो वो अपने उन शिकारी पूर्वजों की नकल कर रहा है जो पेड़ों पर रहते थे। जब वो पकड़म पकड़ाई खेलता है तो वो शिकार और बचाव का हजारों साल पुराना नाटक दोहरा रहा है। इस थ्योरी के हिसाब से खेल हमारे डीएनए में लिखी एक कहानी है। वाह,
ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब जब कोई बच्चा मिट्टी में खेल रहा होता है तो वो असल में हजारों साल पहले के अपने पूर्वज की जिंदगी जी रहा है। ये एक काव्यात्मक विचार है, पर क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? नहीं, और इसीलिए इसे अब ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन इसने एक जरूरी बातचीत शुरू की कि खेल शायद सिर्फ ऊर्जा या सहज प्रवृत्ति से कहीं ज्यादा गहरा है। तो पुरानी थियोरीज ने हमें कुछ अहम सुराग दिए। ऊर्जा, आराम, सहज प्रवृत्ति, यहाँ तक कि हमारे विकास का इतिहास। लेकिन वो पहेली का बस एक छोटा सा हिस्सा ही सुलझा पाए। ऐसा लगता है कि वो सब खेल को बाहर से देख रहे थे। एकदम सही। असली कहानी तब शुरू हुई जब मनोवैज्ञानिकों ने बाहर से देखने के बजाय बच्चे के दिमाग और उसकी सामाजिक दुनिया के अंदर झांक कर देखना शुरू किया। यही से मॉडर्न थियरीज का दौर शुरू होता है, जो क्यों से ज्यादा कैसे पर ध्यान देती हैं कि खेल बच्चों के विकास में मदद कैसे करता है। और यहाँ सबसे पहला बड़ा आइडिया किसका था? वो थे कार्ल ग्रूस, जिनकी प्रैक्टिस या प्री एक्सरसाइज थियरी ने खेल को देखने का नजरिया ही बदल दिया। ग्रूस ने कहा कि खेल भविष्य की जिंदगी के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। ये एक तरह का सिमुलेटर है जहां बच्चे उन स्किल्स की प्रैक्टिस करते हैं जिनकी उन्हें बड़े होकर जरूरत पड़ेगी। वाह, तो ये तो ऐसा हुआ जैसे खेल भविष्य की जिंदगी का एक फ्लाइट सिमुलेटर है। बच्चे डॉक्टर खेलकर असल में सहानुभूति और देखभाल का अभ्यास कर रहे हैं। या जब वो दुकान खेलते हैं तो वो मोलभाव और सामाजिक व्यवहार सीख रहे होते हैं। ये तो बिल्कुल सटीक लगता है। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ये समझाता है कि क्यों जानवरों के बच्चे भी खेलते हैं। वो शिकार करने, लड़ने और बचने का अभ्यास कर रहे होते हैं। पर यहां भी एक सवाल उठता है, उन खेलों का क्या जिनका भविष्य में कोई सीधा उपयोग न दिखता हो, जैसे तकिए से किला बनाना या बस यूं ही गोल गोल घूमना या रेत पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचना। इन सब से कौन से वयस्क कौशल का अभ्यास हो रहा है? ये तो है। यहीं पर ये थ्योरी थोड़ी कमजोर लगती है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए अगला बड़ा नाम कौन है? अगला नाम मनोविज्ञान की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, जीन पियाजे और उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। पियाजे ने कहा कि खेल भविष्य की तैयारी नहीं है, बल्कि खेल बच्चे के दिमाग के विकास का एक आईना है। बच्चे जैसा सोचते हैं वैसा ही खेलते हैं। मतलब खेल उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उसे दिखाता है। बिल्कुल। पियाजे के लिए बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अकेले दुनिया की खोज कर रहा है और खेल उसका एक्सपेरिमेंट करने का तरीका है। उन्होंने खेल को बच्चे की उम्र और सोचने के तरीके के हिसाब से 3 मुख्य चरणों में बांटा। पहला है सेंसरी मोटर प्ले, जो जन्म से 2 साल तक होता है। इसमें बच्चे अपनी इंद्रियों और शरीर से सीखते हैं। किसी चीज को पकड़ना, उसे हिलाना, मुंह में डालना, ये उनका दुनिया को समझने का तरीका है। ठीक है, ये तो समझ आता है। और इसके बाद 2 से 7 साल की उम्र में आता है सिंबॉलिक प्ले। ये वो जादुई दौर है जब कल्पना की उड़ान शुरू होती है। एक साधारण सी छड़ी एक शक्तिशाली तलवार बन जाती है, एक केला फोन बन जाता है और एक गत्ते का डिब्बा स्पेसशिप। इस खेल के जरिए बच्चे चीजों को प्रतीकों के रूप में देखना सीखते हैं, जो भाषा और रचनात्मकता की नींव है। मुझे याद है मैं बचपन में कंबल को लपेटकर सुपरमैन बन जाती थी। तो वो मेरा सिंबॉलिक प्ले था। पर एक मिनट, पियाजे की बात थोड़ी किताबी नहीं लगती? मतलब जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो ये सोचकर नहीं खेलते कि मैं अभी अपने सिंबॉलिक प्ले को विकसित कर रही हूँ। वो तो बस मजे के लिए खेलते हैं। क्या ये थ्योरी खेल के मजे वाले हिस्से को नजरअंदाज करती है? ये एक बहुत अच्छी आलोचना है। पियाजे का फोकस पूरी तरह से बच्चे के व्यक्तिगत बौद्धिक विकास पर था और उनका तीसरा चरण है 7 साल के बाद का, जिसे कहते हैं नियमों वाले खेल। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी सोच ज्यादा तार्किक हो जाती है और वे लूडो, क्रिकेट या शतरंज जैसे नियमों वाले खेल खेलने लगते हैं, जहां तर्क और रणनीति की जरूरत होती है। पियाजे का ढांचा तो बहुत साफ है, पर जैसा मैंने कहा, इसमें दूसरे बच्चों की क्या भूमिका है? ज्यादातर खेल तो दोस्तों के साथ खेले जाते हैं। पियाजे का नन्हा वैज्ञानिक तो बहुत अकेला लगता है। और आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। पियाजे की इसी सीमा का जवाब एक और महान विचारक ने दिया, लेव वाइगोत्स्की ने, अपनी सोशल डेवलपमेंट थियरी में। वाइगोत्स्की ने कहा कि पियाजे का नन्हा वैज्ञानिक अकेला नहीं है, बल्कि वो एक नन्हा ट्रेनी है जो समाज के साथ मिलकर सीख रहा है। नन्हा वैज्ञानिक बनाम नन्हा ट्रेनी, ये तो 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। हाँ, वाइगोत्स्की के अनुसार खेल कोई अकेली दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक गतिविधि है। उनके लिए खेल एक सोशल जिम जैसा है। जैसे हम जिम में मसल्स बनाते हैं, बच्चे खेल में अपनी सोशल मसल्स बनाते हैं।
जैसे शेयर करना, अपनी बारी का इंतजार करना, नियमों का पालन करना और दूसरों के नजरिए को समझना। जब बच्चे मिलकर कोई नियम बनाते हैं, जैसे इस लाइन के बाहर जाने वाला आउट होगा, तो वो असल में आत्मनियंत्रण और सहयोग सीख रहे होते हैं। तो पियाजे के लिए खेल दिमाग के विकास का नतीजा है और वाइगोत्स्की के लिए खेल सामाजिक विकास का कारण है। असल जिंदगी में क्या होता है? क्या एक बच्चा जो ज्यादातर अकेले खेलता है उसका विकास कम होता है? ये एक जटिल सवाल है, पर ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि दोनों ही जरूरी हैं। बच्चों को अकेले कल्पना की दुनिया में खोने का समय भी चाहिए, पियाजे, और दूसरों के साथ मिलकर सामाजिक नियम सीखने का मौका भी, वाइगोत्स्की। ये दोनों मिलकर बच्चे का पूरा विकास करते हैं। ठीक है, तो हमने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलुओं को देख लिया, पर भावनाओं का क्या? क्या खेल का हमारी भावनाओं से भी कोई लेना देना है? बिल्कुल है, और यहीं पर सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिक थ्योरी आती है। फ्रॉइड के अनुसार खेल सिर्फ कौशल या सामाजिक नियम सीखने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक इमोशनल आउटलेट है, या भावनात्मक दबाव को निकालने वाला एक सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि खेल बच्चों को अपनी दबी हुई भावनाओं, डर और चिंताओं को एक सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने में मदद करता है। मान लीजिए एक बच्चे को डॉक्टर के इंजेक्शन से डर लगता है। वो घर आके डॉक्टर डॉक्टर खेल सकता है और अपने खिलौने को इंजेक्शन लगा सकता है। ऐसा करके वो अपने डर का सामना करता है और उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है, या अपने गुस्से को किसी खिलौने पर निकाल सकता है। खेल एक सुरक्षित मंच है जहां बच्चे अपनी मुश्किल भावनाओं को प्रोसेस कर सकते हैं। ये तो बहुत गहरा विचार है, मतलब खेल एक तरह की सेल्फ थेरेपी है। हालांकि इसे साबित करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये तो मन की उन गहरी परतों की बात करता है जहां हमारे डर और इच्छाएं छुपी होती हैं। सही कहा, इसे वैज्ञानिक रूप से सत्यापित करना मुश्किल है, लेकिन यह हमें खेल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भावनात्मक पहलू दिखाता है। तो इन सब सिद्धांतों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? हमारे पास ऊर्जा निकालने से लेकर भविष्य की तैयारी करने, दिमाग को चमकाने, सोशल स्किल सीखने और भावनाओं को समझने तक कई अलग अलग जवाब हैं। ऐसा लगता है कि कोई एक सिद्धांत इस पहेली को पूरी तरह नहीं सुलझा सकता। और यही सबसे बड़ा सबक है, कोई एक क्यों नहीं है। खेल एक बहुआयामी चीज है। ये सब सिद्धांत मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। खेल बच्चे के शरीर के लिए एक जिम है, भविष्य के लिए एक सिम्युलेटर है, दिमाग के लिए एक प्रयोगशाला है, सामाजिक जीवन के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड है और भावनाओं के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह। स्रोत में शिक्षकों, खासकर शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की भूमिका पर भी जोर दिया गया है। ये सिर्फ बच्चों को खेलने के लिए छोड़ देना नहीं है। बिल्कुल। एक अच्छा शिक्षक जो इन सिद्धांतों को समझता है, वो खेल को सिर्फ खाली समय भरने का तरीका नहीं मानेगा। वो समझेगा कि जब बच्चे खेल रहे हैं तो वे असल में सीख रहे हैं। वो एक ऐसा माहौल बनाएगा जहां बच्चे सुरक्षित महसूस करें, अपनी उम्र के हिसाब से खेल चुनें और खेल खेल में ही गणित, विज्ञान और भाषा जैसे विषय भी सीख सकें। क्योंकि खेल कोई लग्जरी नहीं है, ये बच्चों के विकास की जरूरत है। तो आज की इस पड़ताल से ये साफ है कि खेल बच्चों का सबसे जरूरी काम है। ये कोई अकेली गतिविधि नहीं है, बल्कि ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक हर स्तर पर विकास की जड़ में है। केंद्रीय विचार यही है कि खेल एक बच्चे को हर कोण से आकार देता है। इन सिद्धांतों को समझना हमें ये सराहने में मदद करता है कि खेलने का ये सरल सा दिखने वाला काम वास्तव में कितना मौलिक और गहरा है। ये कोई ब्रेक नहीं है, ये सीखना ही है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। अंत में सोचने के लिए एक विचार। आज की दुनिया में जहां हर चीज बहुत संरचित है, स्कूल, ट्यूशन, हॉबी क्लास और अकादमिक उपलब्धियों पर बहुत जल्दी ध्यान दिया जाने लगा है, अगर बच्चों को स्वतंत्र और बिना किसी योजना के बस यूं ही खेलने का समय कम मिलता है, तो इसके दीर्घकालिक परिणाम क्या हो सकते हैं? जब बचपन के सबसे जरूरी काम को ही कम कर दिया जाए, तो भविष्य में रचनात्मकता, समस्या समाधान और भावनात्मक लचीलेपन जैसे कौन से कौशल या क्षमताएं सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं?